हैप्पी होली फ्यूचर सेवियर्स। लोग भले ही साल में 1 या 2 दिन होली सेलिब्रेट करते हो, पर पता है नर्सेस की रोज की होली होती है। जैसे हर रंगों का अपना महत्व होता है, वैसे ही नर्सेस के कई रूप होते हैं। कभी केयर के वो सफेद रंग, तो कभी जब पेशेंट ब्लीडिंग के साथ आए, लाल रंगों में आए, तो उस टाइम पे नर्सेस के अंदर पेशेंट के लिए हिम्मत के लाल रंग होते हैं। अभी 2 दिन पहले आपने होलिका दहन सेलिब्रेट किया होगा। उसमें क्या था? बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में, हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग और नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। कैसे आज जिस जगह पे हो, जिस फ्रीडम से नर्सेस लिबर्टी के साथ काम कर रही है, क्या पहले से ही ऐसा है? इतना तो पता होगा कि समाज में नर्सिंग प्रोफेशन को लेकर कितनी ज्यादा कुरीतियां थी। अभी तो फिर भी ठीक है। आप जितना पीछे जाओगे, आपके घर में, आपके रिलेशनशिप में नहीं देखने को मिलेंगे नर्सिस नर्सिंग की कोई भी नई वुमेन नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि पहले दाई बोला जाता था। तो कैसे आज इस प्रोफेशन, मतलब इस लेवल तक नर्सेस आई हैं? अभी आप देखोगे तो मीडियम घर से, मतलब अच्छे घर से लोग प्राइवेट ये कॉलेज से ट्रेनिंग लेके नर्सेस बन रही है। आज अच्छा प्रोफेशन ये बन गया तो कैसे बना? किन लोगों का बलिदान रहा? कैसे इस कुरीतियां जो समाज में थी उसे हटाया गया? पूरी लाइफ लगी है किसी किसी का। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, इस चैप्टर में ना, आप अभी तक हो सकता है कॉलेज में पढ़े होगे तो थोड़ा बोरिंग लगा होगा, नींद आई होगी, हिस्ट्री नाम सुनते ही बोरिंग लगता है। लेकिन ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग बनाऊंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। क्योंकि ये चैप्टर मेरा बहुत फेवरेट है, इसलिए क्योंकि मैंने ये चैप्टर, ठीक है एग्जाम और कॉलेज में तो सबने पढ़ा है, इस टॉपिक पे मैं बहुत बार कॉलेज में बोली हूँ। और इसमें ना नर्सिंग की वजूद होती है। सो गलती से भी अगर थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर वाले आ गए होंगे तो टाइम हो तो देख लेना। अगर कभी भी स्क्रॉल करके नर्सेस के बारे में कभी भी कुछ भी जाने होगे ना, जितने भी मन में डाउट आती है ना, एक बार इसका सिलेबस देख लो। नर्सेस क्या है, क्या इसका काम होता है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब इसी के अंदर जानना होता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट गेट स्टार्टेड। एंड बता दूं कि यूट्यूब पे अभी तक का मेरी जितने भी क्लासेस थी ना, उसमें से सबसे बेस्ट दूंगी मैं। ट्राई करूंगी ये क्लास सबसे बेस्ट हो। तो पहला था हमारा हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग। अब देखो, बहुत लोग घर पे होगे, अभी होली चल ही रही होगी आप लोगों की। अगर नोट्स नहीं बना सकते तो एटलीस्ट क्लास देख लेना, क्योंकि बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होगा। आप ये जानोगे कि आपकी वजूद कैसे कैसे दाई बोली जाने वाली एक मतलब बोले बोला जाने वाला एक प्रोफेशन आज इतना अच्छे लेवल पे आया है। बस यही जानोगे। और क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपका क्या रोल है, बस ये जानोगे, कहानी जैसा सुनोगे। नोट्स की टेंशन बनाते हो तो अच्छा है, अगर नहीं बन पाए तो व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। यूनिवर्सिटी नोट्स है वो, स्पेशली यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए डिजाइन किया गया, बनाया गया, सब सारा बहुत सारा फीचर है। टाइम वेस्ट नहीं करूंगी मैं। कमेंट पिन है, वहां से जाके सीधा सैंपल पेपर आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, देख लेना। चलिए हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग देखते हैं। तो जब भी हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग की बात आए तो इसमें पहला वर्ड क्या है? हिस्ट्री। तो हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग जानने से पहले हमें देखना होगा कि हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। तो आप बोलोगे, हाँ मुझे पता है, पास्ट के बारे में जानना हिस्ट्री बोला जाता है। हाँ सही है, यही तो हम लोग हिस्ट्री में यही तो पढ़ते हैं कि पास्ट इवेंट के बारे में जानना ये हमारा हिस्ट्री है। बट इसके अंदर सिर्फ इतना नहीं। हिस्ट्री का मतलब अगर आप अच्छे से डिफाइन करते हो तो सिस्टेमिक स्टडी एंड इंटरप्रिटेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ह्यूमन पास्ट। पास्ट के बारे में जानना बेस्ड ऑन एविडेंस। जैसे कि सिस्टेमिक का सबसे पहला वर्ड मैं समझाती हूँ कि अगर जैसे नर्सिंग की ही मैं बात करूँ तो 1700 शताब्दी, मतलब 17वीं शताब्दी, ऐसा 17वीं शताब्दी से ये 17th सेंचुरी, जो इंग्लिश मीडियम वाले हो, सो यहाँ से लेकर अभी तक ये, मतलब वहां से ही इसका प्रोग्रेस हुआ था। तो अगर हम लोग 17th सेंचुरी की बात करेंगे, मतलब हिस्ट्री हमें जानना है तो हमें उससे ही जानना होगा। ऐसा नहीं कि पहले आप ये 19th सेंचुरी का बताओगे तब जाके 17 का बताओगे, ऐसा नहीं होता। सिस्टेमिक चलना पड़ता है हमें कि कैसे ये कहाँ से किस लेवल तक अभी आया है। जैसे ह्यूमन का भी इवोल्यूशन कैसे हुआ तो हम लोग शुरू से ही जानते हैं, तब आगे जाते हैं, तो उसी तरह से सिस्टेमिक स्टडी होती है पास्ट के बारे में।
ऑन एविडेंस का मतलब क्या है? मीन्स कि अगर किसी के बारे में आप बता रहे हो, मतलब पहले वो चीजें बीत चुकी है, वही तो पास्ट है, तो आपको सिस्टेमिक बताना होगा। लाइक नर्सिंग ही देख रहे हैं तो वही हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प बोला जाता है। कैसे? आज भी मतलब ऐसे ही थोड़े बोल दिया जाएगा। वो क्योंकि सोल्जर्स को नाइट में जब क्रीमियम वॉर हुआ था, तो वहां पे इतना सर नाइट में भी वो लैम्प, उनका हैबिट था कि लैम्प के साथ वो सबको देखती थी, केयर देती थी। तो उन्हें ना सोल्जर्स, उनका नाम नहीं याद रहता था, तो वो बोलते थे कि एक लेडी जो मुझे मतलब वो हमेशा लैम्प के साथ आती है, केयर देती है। तो इस तरह से उस टाइम पे ये फोटो, इस तरह का फोटो अखबार में आई थी। उस टाइम का जब वो वॉर चला था, अगर आप उस टाइम का पेपर निकाल के देखते हो तो सच में उनका है, मीन्स कि वो एविडेंस अभी भी है। इस तरह से हिस्ट्री बनती है। तो जो भी आप बात कर रहे हो, बता रहे हो, उसका एविडेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फालतू आप कुछ भी बक दोगे। तो ये रहा हमारा हिस्ट्री के पास्ट के बारे में सिस्टमिकली एविडेंस भी होना चाहिए। इस तरह से स्टडी ही हमारा हिस्ट्री है। अब नर्सेस पे आते हैं, हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग। तो ये नर्सिंग पहले तो बहुत 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 समाज में कुरीतियां थी। कोई भी इज्जत नहीं था, कोई मतलब बिल्कुल भी कोई इस प्रोफेशन में आना भी नहीं चाहता था। बट अभी आप देख रहे हो कि बहुत लोग, बहुत अच्छे घर से भी लड़कियां, मैंने खुद हॉस्टल में देखा है, प्राइवेट कॉलेज में आते हैं, पैसा लगा के नर्सिंग कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा है। हम लोग आज क्या नहीं है नर्सिंग में, हम लोग नेशन को सर्व कर रहे हैं, सब चीजें हैं। बस आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तब, नहीं तो फिर वही बहुत सैलरी कम मिलेगी, फिर अपने ही प्रोफेशन को गलियाते फिरोगे। बट अगर आप करते हो मेहनत तो ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है। तो ये जर्नी जो है, आज इतना अच्छा प्रोफेशन बना है, वो बहुत धीरे, मतलब ऐसा ये पहले बहुत खराब था, लेकिन 1700 से लेकर अभी तक अगर देखोगे तो इसका रैपिड डेवलपमेंट हुआ है। इसमें इंक्रीज सोशल, मतलब इसमें मेनली देखा जाए तो वुमेन फ्रीडम बहुत ज्यादा मिली है वुमेन को। साथ ही साथ मेडिकल साइंस में भी एडवांसमेंट आया है। पहले तो देख रहे हो कि बेसिकली अभी ज्यादातर कोई भी एम्स में देखोगे तो लड़कों के लिए तो सीट ही नहीं है ज्यादातर। मतलब ये प्रोफेशन ऐसा ही है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल इतना काम की थी नर्स, ये वुमेन के वजह से ही इतना आगे ये प्रोफेशन आया है। सो इसमें सबसे ज्यादा लड़कियां ही ये नर्सिंग करती है। हालांकि आज लड़के भी आ रहे हैं, ये बात है, लेकिन पहले से ज्यादातर ये लड़कियों के लिए ही मेनली प्रोफेशन था। क्योंकि शुरू से ही हिस्ट्री भी देखोगे तो कैसे कैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, जो भी नाम आगे देखेंगे आएगा वो ज्यादातर लड़कियों का ही आएगा। ये बात अलग है, या फिर ठीक है आज लड़के लड़की समान है और लड़के भी कर रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात, उस टॉपिक पे अभी हम लोग नहीं जाने वाले, आगे देखेंगे। सो अब इसका मतलब क्या है, वुमेन के लिए तो फ्रीडम दिया, आप काम कर रहे हो, पैसे भी आ रहे हो, नेशन को सर्व भी कर रहे हो। एडवांसमेंट हुई इन मेडिकल साइंस। कैसे? नर्सेस की वजह से मेडिकल साइंस में एडवांसमेंट हुई, ये आपको लगता है? ऑफ कोर्स, क्योंकि डॉक्टर बहुत सारे पेशेंट को देखता है, एक बार आया, देख लिया, हालचाल पूछ लिया, मेडिसिन देकर चला गया। लेकिन उस जो मेडिसिन दिया, या फिर पेशेंट अगर हाइपरटेंशन की वजह से आया है, हार्ट अटैक की वजह से आया है, मेडिसिन मिला तो उसके साथ क्या कंडीशन हो रही है, क्या क्या सिम्टम आ रहा है, ये सब कौन रिकॉर्ड करती है, कौन डेटा लेता है? तो पेशेंट। उसके वजह से आगे रिसर्च होती है, जो चीजें हो रही है उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो एज अ मेडिकल साइंस में हमारा भी बहुत योगदान है एडवांसमेंट लाने में। आज तो नर्सेस रिसर्च में भी काम कर रही है, आप पीएचडी करोगे, रिसर्च में जाओगे, तो ये मेडिकल साइंस में भी एडवांसमेंट आई। तो इस तरह से हिस्ट्री चला कि रैपिड, मतलब एक रास्ता है, रैपिड डेवलपमेंट होती गई और आज इस लेवल तक हम लोग पहुंचे हैं। ये आपका सिलेबस है मेनली। तो हम लोग ये 2026 में जितने भी लोगों का एग्जाम है यूनिवर्सिटी, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, उनके लिए रैपिड रिविजन लाया गया है। होली के टाइम पे ये हमें यूनिट मिला, बहुत खुशी की बात है, और मैं बहुत ज्यादा इसको पढ़ाने के लिए एक्साइटेड थी। दूसरे भी सेमेस्टर से हो तो एक बार देख लो। जितना भी आपके मन में डाउट आता है ना, इस सिलेबस के अंदर, ये आपका सिलेबस है, इसके अंदर सब दिया गया है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी, आपको क्या काम करना होता है, क्या काम और क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, इसे कोड ऑफ एथिक्स बोलते हैं। ये सब चीजें इसमें डिस्कस करना है। सो शुरू से लास्ट तक बस यही देखना है, अपनी वजूद को देखना है। तो हमें नहीं लगता कि आप छोड़कर जाने वाले हो, रहोगे ना मेरे साथ इस जर्नी में। क्योंकि इस पे कल कल बेसिकली आज होली का एक दूसरा दिन है, 4 मार्च को। मैं मतलब 12 से 1 बजे तक मेरा यही इसके ऊपर काम चल रहा था, क्योंकि मैं खुद चाहती थी, और मैं पूरा कोशिश करूंगी कि बेस्ट हो ये क्लास। सो देखते हैं
आप हिस्ट्री देख रहे हैं तो क्योंकि हमें ये भी देखना है कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपका वजूद इसके इस चैप्टर के अंदर डाला गया है कि आप क्या हो, कैसे यहाँ तक आए हो, तो कैसे नहीं यूनिवर्सिटी पेपर में कैसे नहीं ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो इससे क्वेश्चन भी बहुत सारा आता है। सो लास्ट में मैं बताऊंगी। वैसे तो वही चल रहा है कि लिखना कैसे है, और फिर देन जो बहुत बार पूछा गया है एक बार मार्क करवा दूंगी, क्योंकि रैपिड रिवीजन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, बट ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें हर एक टॉपिक जितना भी दिया है सबके अंदर से क्वेश्चन इसलिए आते हैं क्योंकि इसके अंदर आप अपने बारे में जानते हो। सो सब इम्पोर्टेंट है। लास्ट में आपको सिलेबस दिखा दूंगी, करीब करीब सब खत्म रहेगा ऑलमोस्ट। वन शॉट भी इसकी डली हुई है, आप देखना चाहते हो बाद में देखना, यहाँ ही हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सो हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग देखिए तो एंशिएंट एरा का मतलब क्या है? पुरातन काल। मीन्स कि 3000 से लेके 500 ईसा पूर्व। पहले देखोगे तो उस टाइम पे नर्सेस की क्या हालत थी, तो उस टाइम पे नर्सिंग जैसी वर्ड ही नहीं था हमारे सोसाइटी में। उस टाइम पे दाई बोला जाता था। ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडर होती थी। जब घर में कोई बेबी जन्म ले तो उस टाइम पे जो महिला आती थी उन्हें दाई बोला जाता था। और उस टाइम पे कोई भी अच्छे घर से वो लड़कियां नहीं रहती थी जिनको खाने के कुछ ना हो, इनकम का कोई सोर्स नहीं हो, तो ये सब काम करते थे और उन्हें बिल्कुल भी समाज में इज्जत भी नहीं दिया जाता था। जबकि देखो कि ये कितनी अच्छे उस टाइम पे काम कर रही थी कि तुम जन्म जो ले रहे हो ये उस टाइम पे केयर दे रही है, बट इज्जत नहीं था। जैसे ही 17th सेंचुरी की बात आई तब जाके थोड़ा सा नर्सिंग जैसी कुछ बातें आई और इसमें इम्प्रूवमेंट थोड़ा होने लगा। मतलब अर्लीस्ट टाइप है मॉडर्न नर्सिंग का इस टाइम पे। जैसे कि देखो सोल्जर्स क्या कर मतलब देश को सर्व करते हैं तो वो घायल होते थे, तो नॉर्मल चोट लगती थी, उन्हें हीलिंग, अच्छा इन्वायरमेंट, केयर की जरूरत रहती थी। तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत कोई बड़ी बीमारी है, डायग्नोसिस करना है, बहुत सारी सिम्टम अलग अलग आ रही है तो डॉक्टर की जरूरत है, ऐसा तो था नहीं। ही मतलब चोट लग गई है, हीलिंग की जरूरत है। सो उस टाइम पे नर्सेस काम करती थी, अच्छा केयर देती थी। तो इस टाइम से थोड़ा थोड़ा नर्सिंग मतलब डेवलप होना स्टार्ट हुआ। अब देखो ये तो बहुत पहले और बहुत सारी चीजें हिस्ट्री में आती है, लेकिन मतलब अब रैपिड रिवीजन चल रहा है तो एक में हम लोग कितना ही देखेंगे, बट ज्यादा जानोगे तो वही भूलने की चांसेस है। जो इंपॉर्टेंट है उसे देख लो। अब सिलेबस के अंदर देखोगे और एग्जाम में भी आएगा कि इंडिया के अंदर कैसे डेवलपमेंट हुआ नर्सिंग का, जहां आप जिस देश में हो वहां कैसे आपकी क्या वजूद रही थी। तो देखो यहाँ पे पहले तो देखा जाए तो हॉस्पिटल उतना अच्छा था नहीं। 1644 1644 में ईस्ट इंडिया कंपनी हॉस्पिटल, जो कि मॉडर्न हॉस्पिटल पहली बार आई है मद्रास, चेन्नई अभी वहां में, मद्रास बेसिकली वहां, अभी इसका नाम भी चेंज हो गया है। ये पहली हॉस्पिटल खुला। अगर नेक्स्ट देखोगे तो अब अच्छा हॉस्पिटल आया, सारी चीजें इंप्रूवमेंट हुई होगी, तो इस टाइम से थोड़ा थोड़ा देखा जाने लगा कि मेडिकल में डॉक्टर नर्सेस की ये सब की बात स्टार्ट हुई। नेक्स्ट ये मेनली 1867 में एसटी स्टेफन ट्रेनिंग, ये यहाँ पे नर्सेस की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। मीन्स कि ठीक है काम करना या फिर जो भी, ये 1644 में तो इंडिया में एक अच्छा हॉस्पिटल ही आया। अब अच्छे से आप अभी जैसे कि 4 साल का आपका बीएससी नर्सिंग का कोर्स है, ट्रेनिंग ले रहे हो, तो ये कब से स्टार्ट हुआ? बेसिकली ये 1867 ईस्वी से 1867 में इन इंडिया फर्स्ट टाइम गर्ल्स स्टार्ट नर्सिंग ट्रेनिंग। फर्स्ट टाइम पे ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ कि आप काम कैसे करोगे, पहले बताया जाएगा ना, किसी को घर से उठा के थोड़ी ला के डाल दोगे कि आप नर्स हो। सो ट्रेनिंग इस टाइम पे स्टार्ट हुआ था। अब बात आई 1947 का, तो उस टाइम पे सिर्फ अभी अपना कम्युनिटी में बीएससी नर्सिंग ही थोड़ी है, जीएनएम वाली हो गई, एएनएम वाली हो गई, वो लोग भी तो नर्स की जैसे ही केयर देती है। बट आप पूछोगे कि बीएससी नर्सिंग जो बना वो कब जाके बना, वो अब मतलब आज के लगता है 50 से 70 ईयर पहले एगो। सो ये 1946 में फर्स्ट बीएससी प्रोग्राम स्टार्ट हुई। कहाँ पे? बहुत लोग अभी भी यहाँ पढ़ रहे हैं, रैक कॉलेज ऑफ दिल्ली में। तो बीएससी नर्सिंग यहाँ से पढ़ाई स्टार्ट हुई है। और आईएनसी जो कि इम्पॉर्टेंट है, कहीं से भी आप नर्सिंग कर रहे हो तो, अब जिनका आईएनसी अफिलिएटेड नहीं है तो अब ये मत टेंशन लेकर मत बैठ जाना,
लेकिन अभी जो लोगों का शुरू ही हुआ है, अगर आईएनसी नहीं एफ़िलिएटेड है, तो मैं बोलूँगी आपके फ्यूचर के लिए कि आप आईएनसी कॉलेज ज़रूर देखना, या फिर आपके घर या फैमिली में कोई आपसे पूछे कि कॉलेज नर्सिंग का कैसा हो, तो खाना के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, सब चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, लेकिन इसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। देखो, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ऐसे अभी तो देखोगे कई जॉब में नहीं माँगता, लेकिन मैं बिहार की बात कर रही हूँ, बिहार की, जहाँ पे कोई भी कॉलेज, मतलब बहुत कम कॉलेज आईएनसी एफ़िलिएटेड है, और वहाँ पे स्टाफ नर्स की अभी वैकेंसी आई थी, और वहाँ पे लिख दिया कि हमें वैसे स्टूडेंट चाहिए जो आईएनसी एफ़िलिएटेड कॉलेज में पढ़े हैं। अब बताओ कि जो भी निकाला है, बिहार में सिर्फ़ बहुत कम कॉलेज, लिस्ट निकाल के आईएनसी का वेबसाइट पे आप जाके देखोगे, बहुत कम। और वहाँ पढ़े बच्चे को तुम कॉलेज को एफ़िलिएशन दे नहीं रहे हो, और जो वहाँ पे काम करने वाली नर्सेज़ चाहिए वो आईएनसी एफ़िलिएटेड से चाहिए। हालाँकि इसके लिए कोर्ट में मतलब स्टूडेंट सब गए, और ज़ाहिर-सी बात है कि आप दिए नहीं हो तो कहाँ से? तो वो हटा था, लेकिन सोच कर देखो ना, जब अभी से ये हाल है तो आगे फ्यूचर में तो इतनी सारी कॉम्पिटिशन है, तो ऐसे ही बोल दिया जा सकता है, कभी भी आपसे आईएनसी का माँग लिया जा सकता है। सो इम्पोर्टेंट है आईएनसी, अगर नहीं है तो नहीं है कोई रास्ता, तो आप टेंशन मत ले लेना, बहुत सारे अभी भी है, जॉब है जहाँ पे नहीं माँग रहे हैं आईएनसी का, लेकिन एफ़िलिएशन हो तो बहुत अच्छी है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो, तो गवर्नमेंट में तो खैर गवर्नमेंट है, तो उसके लिए कोई ये है नहीं। सो ये आईएनसी करता क्या है और क्यों सब खोज रहे हैं? पहले तो बीएससी क्या है, ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, प्रोग्राम आया, और हर जगह पे नर्सेस की पढ़ाई एक जैसा हो, जो नर्सेस को पढ़ाया जाना चाहिए। कॉलेज तो हम भी खोल लेंगे, 4 बच्चे आ गए, 4 साल में वही एग्ज़ाम ले लेंगे जैसे-तैसे करके, और जाओ तुम्हारा डिग्री मिल गया। क्या वो नर्सेस सच में नर्स बनेगी? पेशेंट का जान नहीं लेगी? क्योंकि प्रैक्टिस चाहिए, वो थ्योरी जो है सब पढ़ना चाहिए, लैब प्रॉपर चाहिए, ताकि बच्चों को जो नर्सेस पढ़ रही है उनको अच्छे से सिखाया जा सके। तो हर साल जिनका आईएनसी कॉलेज है, देखते होंगे कि चेकिंग के लिए आता है, वो देखता है कि हर रिक्वायरमेंट एक कॉलेज पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जहाँ एक नर्सेस पढ़ रही है, आगे जाके नेशन को सर्व करेगी, वो अच्छे से नर्स बननी चाहिए। कब बनेगी? जब सारा चीजें हो। सो ये आईएनसी एक्ट आया, नर्सेस को देखने लगा कि नर्सेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ेगी, यही आपका करिकुलम बनाता है। अभी भी जो अब मैं आपको सिलेबस दिखाई हूँ आईएनसी का ही है। क्यों मैं कोई भी मतलब कोई भी वीडियो डाली हूँ तो आईएनसी के अकॉर्डिंग डालती हूँ, क्योंकि आपको यही पढ़ना है, यही आपका आईएनसी बोल रहा है, यही हमें देखता है कि आपको क्या पढ़ा के एक अच्छा नर्स बनाया जाए। तो इंडिया में इस तरह से डेवलपमेंट हुआ। 3-4 पॉइंट याद रखना, बहुत ज़्यादा भी हिस्ट्री नहीं आता है, आएगा तो इतना लिखते हो काम चलेगा। और इम्पॉर्टेंट है कि वो भी प्रेजेंटेशन जैसे मैं बता रही हूँ अच्छे से रखना। वैसे नोट्स में तो और अच्छे से फूल पत्ती सजा के है, देखना लेना चाहते हो, बेसिकली पेड है बट अफोर्डेबल है। वैसे उसमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 ईयर पीवाईक्यू, सारा चीज़ें, टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो, कम टाइम हो, सब चीज़ें वो पूरा करेगा। सो ये तो रहा इंडिया में डेवलपमेंट। अब बात आती है, जब हिस्ट्री नर्सिंग की आती है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का भी बहुत बड़ा हाथ है, तो उनको नहीं भूल सकते हो आप। कंट्रीब्यूशन में इनका फिर से आएगा, क्योंकि सिलेबस में है। फाउंडर है नर्सिंग की, जननी है, माता है। सो इनका क्या है, इनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग बोला जाता है। आगे देखेंगे इनके बारे में। और ये एमसीक्यू एग्जाम में तो आ ही सकता है, पहले तो कंपटीशन में भी आता था, लेकिन अब नहीं इतना इजी देगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इनका क्रिमियन वॉर में सर्विस रहा है, ये इतना से इतना में चला था, अभी हमारा काम नहीं है। देखो इनका ना कंट्रीब्यूशन में बताऊंगी कि ये बड़े घर से होना इनके लिए प्रॉब्लम था। ये चाहती थी कि मैं लोगों को सर्व करूं, और आपको क्या लगता है कि नर्सिंग से कोई अच्छा फील्ड हो सकता है नेशन को सर्व करने के लिए, लोगों को सर्व करने के लिए, जहाँ पे सेल्फलेस, इन्होंने शादी भी नहीं की थी, सर्व करते करते ये खुद बीमार पड़ गई थी, और इनका मतलब बीमारी की वजह से ही फिर डेथ भी हो गया था। बट ये अच्छा जिंदगी, मतलब इनका लाइफ बहुत दिन ये जी थी, और सिर्फ नर्सिंग के लिए, ये नर्सेस के ऊपर काम की थी। इनका ये बहुत पढ़ने में तेज थी, मतलब मैथ में भी। मतलब ये नर्सिंग का है कि मैथ की जहां भी बात आती है, ड्रग कैलकुलेशन सिर्फ पढ़ा दो। हम अगर मैं पढ़ना ही होता तो नर्सिंग में काहे आते। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कभी याद कर लेना। ये इनको बहुत अच्छे से इन्होंने मतलब रिसर्च जो स्टार्ट किया था, या फिर जो भी डेटा बनाती थी बारकोड ये सब का यूज करके पूरा ये अपना नॉलेज यहाँ लगाई थी। तो सब इम्पोर्टेंट है। आपको लगता है नर्सिंग क्या है, बहुत अच्छा प्रोफेशन, इसमें भी नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन आगे देखेंगे।
लेडी विद द लैम्प कहा जाता है क्योंकि इस वॉर में सोल्जर्स को इतना सर्व की थी, रात में भी मतलब लोग सोते हैं, ये लैंप लेके उन्हें मतलब केयर देते थे। सो वो लोग इन्हें बोलते थे कि लेडी विद द लैम्प वो आ रही है, उनकी चेहरे पे स्माइल वो आ रही है, वो हमें देखभाल करेगी, मतलब बहुत अच्छे से करती थी। सो इन्हें लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में 3 बातें याद रखो, आगे तो फिर देखना ही है। अब है आ ही गया सिलेबस, मैं बताई हूँ, लास्ट में दिखा दूंगी। पहले तो था हिस्ट्री बताओ, तो कैसे दाई से लेकर अभी आईएनसी एक तक आया हो और आप यहाँ तक आ गए हो, देख लिया हमने। अब जो लाई दाई से एक बैक मतलब कैसे आप यहाँ तक आ गए हो, आज हर चीज में स्पेशलाइजेशन हो रहा है, नर्सेस रिसर्च में भी जा रही है, एजुकेशन में तो उनका हाथ है, तो कैसे उनके लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम पहला आता है। इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल is universally recognized as a founder of मॉडर्न नर्सिंग। पूरे दुनिया में मॉडर्न नर्सिंग की अगर बात करें, क्योंकि इन्हीं के आने से पहले भी नर्सेस की बात तो होने लगी थी ना, लेकिन ये इतना जो अच्छा वे में हमारा प्रोफेशन आया ये इनके वजह से। एंड इज अ सेंट्रल फिगर हु ट्रांसफॉर्म द फील्ड इनटू रिस्पेक्टेड साइंस बेस्ड प्रोफेशन। पहले जो बिल्कुल भी नहीं इज्जत दिया जा रहा था, अभी रिस्पेक्टेड हमारा प्रोफेशन बना, साइंस बेस्ड प्रोफेशन बना। जो भी कर रहे हो उसको उसका रीजन हमें पता होता है, इतनी सारी आपको चीजें पढ़ाई जाती है, वो कैसे, इनके वजह से, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की वजह से। हर कंट्रीब्यूशन आर फाउंडेशनल टू बोथ द हिस्ट्री एंड डेली प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग। इनका कंट्रीब्यूशन रोज की प्रैक्टिस में तो है ही, मतलब कैसे लोगों को काम, इन्हीं के ऊपर आज भी नर्सिंग का डेफिनेशन चलता है कि आप, इन्होंने बोला था कि नर्सिंग भाई मेडिसिन से अलग है, डॉक्टर तुम देख लो, हम लोग जो करेंगे ना, जो नेचर में है उन सब चीजों से पेशेंट को ठीक करने का कोशिश करेंगे, बेस्ट एनवायरनमेंट देंगे। सो कैसे डेली प्रैक्टिस काम करना है वो तो देखें ही देखें, साथ ही साथ वो मतलब किस तरह से काम करना है सब चीजें देखें। सो हर कंट्रीब्यूशन फाउंडेशनल टू बोथ हिस्ट्री एंड डेली प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग। हिस्ट्री में क्या क्या उन्होंने कैसे करना है, अभी प्रैक्टिस कैसे करना है, सब इन्होंने बताया। और रीजन क्या है, इन सब पे इन्होंने ध्यान दिया था। इन्होंने ही पहले डेटा कलेक्ट करके और क्या और पेशेंट के लिए क्या करना चाहिए ये सब उस टाइम पे वो अपने सरकार को दी थी और काम चला था। कंट्रीब्यूशन में अगर देखो तो ये तो थोड़ा सा इनके बारे में देखे कि इन्होंने मतलब रिस्पेक्टेड प्रोफेशन बनाने में इनका हाथ रहा, डेली के प्रैक्टिस में भी इनका ये नाम आता है कि कैसे काम करना है ये बताई है। साथ ही साथ रीडिफाइनिंग द प्रोफेशन, ये प्रोफेशन को पूरा रीडिफाइन कर दी थी कि पहले तुम नर्सेस को कुछ भी बोल दे रहे हो, ऐसी नर्सेस नहीं है, नर्सेस क्या है ये इन्होंने बताया था सबसे पहले। तो सब लोग आभार तो थोड़ा सा व्यक्त कर लो इनके लिए, क्योंकि इनके वजह से आपका वजूद है, आप यहाँ तक आए हो। सो वन of her most significant contribution was providing a clear identity of nursing। clear identity दी थी, ये बोली थी कि नर्सिंग क्या है। आपसे अगर कोई पूछे कि नर्सिंग क्या है तो इन्होंने बताया था, अच्छा से बोलना, आर्ट एंड साइंस है नर्सिंग। दाई वाई जैसे वर्ड का यूज मत करो, इसमें आर्ट एंड साइंस दोनों आती है। सी डिफाइन द नर्सिंग एज बोथ एंड आर्ट एंड साइंस। देखो आर्ट मतलब साइंस तो फिर भी समझ में आ जाता है कि आप जो भी कर रहे हो एविडेंस बेस्ड है, आप यहाँ पे मतलब पढ़ते हो, फिर क्या कैसे हो रही है वो आपको पता होता है। लेकिन आर्ट कैसे है मैम, दिमाग में आया होगा आर्ट कैसे है दीदू। सो देखो आर्ट इन्वॉल्व अ स्किल कम्युनिकेशन, मतलब आपके अंदर आप अच्छे से बात कर, ये क्या है, बात करना भी एक कला है। पेशेंट के दिल में घुसकर उसके अंदर क्या चल रहा है उससे बात कर लेना, जान जाना, ये कोई आम बात है क्या, सब कोई कर लेंगे, मतलब नेचर हो जाती है। आज तो मेरा ऐसा है कि मैं गई थी अपने फैमिली के यहाँ, तो मेरी दीदी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड थी, दीदी थी, पर उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो आदत हो गई है ना कि कैसे बात करना है। आप उसके वही चीजों पे वार करो ना जो जिससे वो परेशान है, वो समझ जाएगी कि ये तो मेरे बारे में समझ रही है, मीन्स कि हम बताएंगे तो हमें हेल्प मिलेगा। सो ये हमारे अंदर की, एक नर्स के अंदर की हुनर होती है, आर्ट होती है कि वो अच्छे से स्किल कम्युनिकेशन करती है, उनकी हर एक बात को सुनती है, समझती है। जजमेंट एंड इम्पैथी, हमारा इम्पैथी देना काम है। एंड साइंस की बात करें तो फोकस ऑन नॉलेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड इट फंक्शन, यही तो आप पढ़ते हो एनाटॉमी फिजियोलॉजी,
ये बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, जेनेटिक क्यों पढ़ाई जाती है? सब पढ़ते हो आप, क्यों पढ़ते हो? क्योंकि आपको जानना होगा कि ह्यूमन के अंदर जो भी मैं कर रही हूँ या फिर जो भी उनके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है पेशेंट के ऊपर, वो कैसे काम करती है। तो आर्ट एंड साइंस इस तरह से दोनों है। नेक्स्ट अगर देखें तो और वो डिफाइन की थी, मतलब एक ही नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सो सेकेंड, नर्सिंग बनाम मेडिसिन, इन्होंने क्या बोला था? नाइटिंगेल वाज द फर्स्ट टू डिफरेंशिएट नर्सिंग फ्रॉम मेडिसिन। उन्होंने बोला था कि नर्सिंग हमारा मेडिसिन से अलग है, एक्सप्लेनिंग द वेल मेडिसिन फोकस ऑन द कंडीशन डिजीज। लेकिन नर्सिंग जो है, नर्सिंग जो है फोकस करता है द केयर ऑफ मीटिंग द पर्सनल नीड ऑफ पेशेंट। पेशेंट का क्या नीड है, हवा चाहिए, डाइट चाहिए, क्या क्या उनके लिए नेचुरल चीजों पे इन्होंने ध्यान दिया। मतलब हमारी नर्सेस काम करती है। सो बताया था कि हमारा नर्सिंग मेडिसिन से अलग है। देन उन्होंने और क्या किया है, द रिस्पेक्टेड ऑक्यूपेशन बनाने में इनका काम है। इन्होंने रीडिफाइनिंग किया कि तुम नर्सेस को इज्जत नहीं दे रहे हो भाई, किस चीज में कमी है, रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। एट अ टाइम व्हेन was not highly regarded the choose the profession despite her। अच्छे धनी मनी घर से इस प्रोफेशन में नहीं आते थे, वेल्दी फैमिली से लोग नहीं आते थे, बट ये वेल्दी बहुत अच्छे घर से थी। ये मतलब दूसरे देश में इनका मतलब इनके मम्मी पापा हनीमून बनाने गए थे दूसरे देश में और वहां इनका जन्म हुआ था। अरे बहुत अच्छे घर से थी, बट इनका था कि हमें मतलब यही तो हुआ था इनके साथ। मैं एक वीडियो डाली हूँ इनके जीवनी के लेकर, आप देखना चाहते हो देख लेना, हर नर्सेस को वो जानना चाहिए। सो ये इनका यही प्रॉब्लम था कि ये बोल रही थी कि हम जाएंगे पेशेंट के पास, पेशेंट हॉस्पिटल में और केयर करेंगे। तो इनकी मम्मा पता है क्या बोलते कि तुम नर्सिंग लोगों का एकदम से मतलब क्या हालत होती है, पेशेंट के पास कौन ही रहना चाहता है। हम मतलब ऐसा होता है कि उनकी हालत खराब होती है कभी कभी, जिनको वुंड हुआ हो कितना अजीब देखने में लगता है। तो इनकी मम्मी बोली कि आज वो बड़े घर से थी, तो डॉक्टर, अगर मेरी तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर बस्ता लेकर हमारे पास आते हैं और हमें केयर देते हैं। और तुम बोल रही हो कि तुम बस्ता लेकर डॉक्टर के पास मतलब पेशेंट के पास जाओगी और केयर करोगी, ये कभी पॉसिबल नहीं है, तुम्हें नहीं करने दिया जाएगा। ये बहुत रोई थी, बहुत 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 डिप्रेस्ड, मतलब अलग रहती थी। तो फिर मतलब इन्होंने शादी बोला कि हम शादी वादी नहीं करेंगे, इनके फियांसे मतलब ये सब चीज हटा दी थी। लास्ट में जाकर जब ये कुछ नहीं सुन रही थी तो इनके मम्मी पापा फिर बोले, मतलब ये घूमने गई थी, मतलब लोग जब जब आप जिद करते हो घर में रहते हो तो आपके भी मतलब मम्मी पापा अच्छे के लिए सोचते हैं, उन्हें नहीं नॉलेज होती है, बट इन्हें था कि हम सर्व करेंगे तो करेंगे। सो फिर इन्हें मिला था कि जाओ तुम घूम लो। और जब ये दोस्तों के साथ घूमने गई तो इनका कहाँ ही घूमने हुआ, इनका तो एक ही काम था कि मैं सर्व करूंगी नेशन को, सर्व करूंगी पेशेंट को देखूंगी। इनका ये भी था कि गॉड मेरे सपने में आते हैं और बोलते हैं, मतलब मानवता ही तो असली धर्म है, सेवा ही तो असली धर्म है, सो मैं वही करूंगी। तो ये दोस्तों के साथ गई और फिर वैसे वैसे करके इनका बहुत हिस्ट्री है कि वो 4 दिन वहां ट्रेनिंग की, 2 महीने की, हम लोग 4 साल करते हुए ये 2 से 3 महीनों में बहुत अच्छे से सीख गई थी, जान गई थी सब चीजें, मतलब लीडर बन गई थी। और इस तरह से ऐसे ही थोड़ी इनको भेज दिया गया था उस वॉर में जहाँ पे इतना मिलिट्री लोग घायल थे, सोल्जर घायल थे, क्योंकि इन्होंने अपना पहले नाम बनाया था, इनकी हिस्ट्री में नाम दर्ज हो गई थी कि ये बहुत अच्छा, इनके अंदर प्रतिभा है और ये बहुत कुछ कर सकती है। तो ये लीडर बन करके और नर्सेस के साथ सोल्जर्स के पास गई थी, बहुत हिस्ट्री। और मैं नहीं नहीं मतलब इस इतना डीप में रिसर्च की हूँ और मुझे जानने में बहुत अच्छा लगता है। देख लेना आप उस वाली वीडियो को, जानना चाहिए आपको भी। सो ये वेल्दी फैमिली से होते हुए भी आई और मतलब नर्सिंग में अपना काम किया, और यही रीजन है कि आज अच्छे घर से भी लड़कियां आती है और इस प्रोफेशन में सर्व कर रही है। और रिडिफाइनिंग की है केयर को, मतलब डिफिनेशन केयर का क्या दी है, किससे फेमसली डिफाइन द नर्सिंग। नर्सिंग का डेफिनेशन इन्होंने दिया कि पेशेंट इज द बेस्ट। नर्सेस का काम है कि पेशेंट को बेस्ट कंडीशन में रखना ताकि नेचर उनके अपॉन काम कर सके। इनका डेफिनेशन मैं फिर से बताऊंगी क्योंकि आपके सिलेबस में है। एम्फेसाइजिंग, जोर दिया इन्होंने यूज ऑफ इन्वायरमेंट, जैसे कि हाइजीन रखना, पेशेंट को हाइजीन कंडीशन में रखना, न्यूट्रिशन देना, सही डाइट देना, ताकि वो हीलिंग उनकी जल्दी से फैसिलिटेट हो सके। 4 नाम की कोई चीज नहीं है, ये गलती से आ गया है तो काट देना। सो इसके बारे में तो बहुत बार मैं डिस्कस की हूँ और आगे भी आप पढ़ते ही रहोगे। सो इन्होंने क्या बताया था कि नर्सेस का क्या काम है। नर्सेस आपका ये काम है कि आप
पेशेंट को अच्छे एनवायरनमेंट में रखो। जैसे ही ये पेशेंट के पास गई थी, पेशेंट ना अच्छा सोने के लिए, तो उन्होंने गद्दा भी सिला था, हाइजीन रखी थी, उनका केयर करना है, जो वुंड हुआ था वो केयर देना, साथ ही साथ उनके लिए खाना भी बनाई थी, कभी भी उनका फोटो निकाल के देख लेना। सो इस तरह से एनवायरनमेंट का, और उसी टाइम पे उन्होंने पेशेंट की दीवार पे चिपकाया था अच्छी अच्छी फिगर की वो जल्दी से ठीक हो सके। एनवायरनमेंट नेचुरल बनाओ ताकि वो ठीक हो। नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करें, ये तो हमारा था कि उन्होंने रिडिफाइन किया। अब उनका हिस्टोरिकल रिफॉर्मेटिव कुछ इम्पैक्ट भी है। बहुत हैप्पी हैप्पी वर्ड दिख रहा है, लेकिन कोई नहीं, एक बार आप समझ लो हो जाएगा, और इससे भी इजी हमारा नोट्स अवेलेबल है तो आप देख सकते हो। हालांकि ये बहुत मतलब कि उनका हिस्ट्री और देखे तो और क्या इम्पैक्ट रहा है। हर legacy is deeply rooted in her action during major global event and a specific reform in इंडिया में भी इन्होंने काम किया। देख मतलब पूरा वर्ल्ड में, ऐसे ही थोड़ा वर्ल्ड में पूरा इनको फाउंडर ऑफ नर्सिंग बोला जा रहा है। तो क्या था, सबसे पहले तो इनका नाम तभी से शुरू हो गया था, ये इनके लिए यही वो दिन था, यही वो युद्ध थी, क्रीमियन वॉर, जो कि इतना से इतना में चला था 1853 से 1856 में। नाइटिंगेल सर्व एज ए नर्स ड्यूरिंग दिस वॉर, वहां पे इन्होंने यहाँ पे ही नाम कमाया था, इन्हें मिला था लेडी विद द लैम्प के नाम से ये जानने लगी थी। दिस नेम केम फ्रॉम द हैबिट ऑफ मेकिंग राउंड, पहले ही मैं इसको तो डिस्कस कर लूँ कि राइट में वो नाइट में वो लैंप लेके चलती थी, लोग मतलब सोल्जर्स को केयर देती थी, वुंडेड जो थे, घायल जो थे, एवरीवन एल्स वाज रेस्टिंग, जब सब कोई सो रहे होते थे तब भी ये लाइट लेके उन्हें वुंडेड सोल्जर्स को केयर देती थी। तो वो लोग ही इन्हें बोलने लगे कि लेडी विद द लैम्प, एक लेडी जो लैंप लेकर आकर केयर देती है। नेक्स्ट डिफिनेशन नर्सिंग का आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा चल रहा है, लास्ट में मैं दिखाऊंगी, नहीं तो वीडियो बार बार दिखाने से बहुत बड़ी हो जाती है। और अभी स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट है, तो क्या आपने देखा कि कैसे नर्सेस आगे आ रही है। अभी तक आपने देखा कि पहले बिल्कुल भी इज्जत नहीं था, फिर इंडिया में कैसे हमारा, कहाँ से हम लोग पहली बार ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किए। देन इनमें इस में बहुत बड़ा हाथ फ्लोरेंस नाइटिंगेल का है, तो उनका कंट्रीब्यूशन देख ली। कंट्रीब्यूशन में आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में लिखना है, उन्होंने किस तरह से डिफाइन किया वो लिखना है, क्या उनका ये इम्पैक्ट रहा वो लिखना है। ये सारी चीजें आपको लिखते हुए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। डेफिनेशन देखना है नर्सिस का। अब आप देखोगे कि आपका क्या डेफिनेशन है। सो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अकॉर्डिंग ही देखेंगे, वही फाउंडर है हमारी। सो उन्होंने डिफाइन किया है, नर्सिंग दैट यूटिलाइजिंग द इन्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट टू असिस्ट हिम इन हिज रिकवरी। उन्होंने ये बोला कि आप इन्वायरमेंट का यूटिलाइज कर कीजिए ताकि वो उसके थ्रू उन्हें रिकवरी मिल सके। पहले भी इसके बारे में देखें कि अच्छा पानी मिलना चाहिए, जो पता है सोल्जर्स जो घायल हुए थे उन्हें सही से ना पानी मिल रहा था, ना ही खाना, वहां पे चूहे सब कुतर के रख दिए थे, इतना गंदगी था, फिर तो वो कैसे ठीक हो पाते। उन डीलिंग का आप प्रोसेस जानते हो, नर्सिंग फाउंडेशन में आपने पढ़ा होगा, मैं खुद पढ़ाई हूँ, कि वो खुद से हमारे बॉडी में चलती है, मतलब वो खुद से हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी सोल्जर्स के साथ कि वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे ठीक ही नहीं होने दे रहा था और इन्फेक्टेड कर दे रहा था। तो हमारी बॉडी ये वुंड को तो अच्छे से हील कर लेंगी, लेकिन आपको इन्वायरमेंट देना होगा ताकि इन्वायरमेंट एक करे और वो अच्छे से ठीक हो जाए। सो इस तरह से फिर वो मेनली वही काम था वहां पे उस टाइम पे, इन्वायरमेंट को सही करना ताकि वो जल्दी जल्दी ठीक हो सके। सो वो काम की थी। नेक्स्ट हमें डिफिनेशन देखना है वर्जीनिया हैंडसन के थ्रू, जो कि बोली है। दो डेफिनेशन एटलीस्ट याद रखना है। वैसे तो मैं अगर अपना बताऊं तो मुझे आज तक फ्लोरेंस नाइटिंगेल का ही याद है, और एक ना इनका मुझे बहुत इजी लगता है, जो हमारा काम है वो बताती है कि द यूनिक फंक्शन ऑफ नर्स टू असिस्ट द इंडिविजुअल सिक और वेल इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटी कंट्रीब्यूटिंग द हेल्थ और रिकवरी। देखो ये सिंपल सा बोलिए, आप क्या करते हो, आप पेशेंट का असिस्टेंट बनते हो। असिस्टेंट का मतलब क्या है, लोग अमीर का असिस्टेंट बनते होंगे, लेकिन जब लोगों की जिंदगी बेरंग हो जाती है तो उस टाइम पे हम लोग रंग भरते हैं और उस टाइम पे उनको हेल्प करते हैं। अब यही चीजें समाज में गलत लिया गया कि तुम तो पता नहीं क्या क्या करते हो, तुम्हें तो पोटी ये करना होता है। तो तुम उन लोगों को सबसे पहले तो जवाब देना, क्योंकि ये चीजें मेरे कमेंट में बहुत ज्यादा आता है कि दीदी क्या क्या करना पड़ता है, दीदी नर्सेस में पहले तो मैं बता दूं कि आज हॉस्पिटल में आप जिस पढ़ाई को कर रहे हो उसमें नहीं करना होता, लेकिन 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 मतलब ऐसे अलग स्टाफ होते हैं, बट आईसीयू में जहां पे तुम हो पेशेंट के लिए और कोई नहीं है, उस टाइम पे
बेसिकली ग्लव्स हैंडेड होती है और उस टाइम पे नीड होती है। हालाँकि वहाँ पे भी हाउसकीपिंग मतलब अदर स्टाफ आते हैं, लेकिन वहाँ पे तुम्हारा हर सक्शनिंग काम होता है, जो भी पेशेंट की नीड है। अरे भाई तुम ज़िंदा इंसान हो, जो लोग बोलते हैं उनको समझाना कि तुम ज़िंदा इंसान हो, अपने बॉडी के साथ सारा चीज़ करते हो ना, साफ-सफाई करते हो ना, तो उनके लिए हम ही लोग सब चीज़ बन जाते हैं। तो क्या इसमें बुराई होगी? क्या आपने आप वो जो इंसान है, उसकी माँ उसे पालने के लिए उसका सब ध्यान दी थी। आज माँ को सबसे बड़ा योद्धा बोला जाता है और तुम क्यों इतना ये सोचकर नर्सेस को पीछे ले जाते हो? क्या इसमें गलत हो गई? पहला बात कि तुम ऐसा नहीं करते, तुम्हारा काम वाइटल्स लेना, अदर-अदर जितने भी काम हैं आज बहुत अच्छा काम कर रहे हो और जब पेशेंट कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं होता तो सब चीज़ें उसका देखभाल हम लोग करते हैं। हालाँकि आप इस पे देना कमेंट में कि आप अब से इन लोगों को क्या जवाब दोगे क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मत सहना अगर कोई कुछ भी बोले तो, अपने प्रोफ़ेशन के लिए लड़ जाना। सो ये रहा हमारा, ये बोलती है कि फंक्शन द नर्स इज़ असिस्ट द इंडिविजुअल सिक और वेल इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज़ एक्टिविटी कंट्रीब्यूटिंग। वो खुद से जो नहीं कर रहा है उसके लिए आपको उस हेल्प देना है, असिस्टेंट की तरह उन्हें हेल्प देना है एंड ध्यान रहे कि आपको पूरी तरह से अपने ऊपर उन्हें डिपेंडेंट नहीं होने देना है। हम लोग काम करते हैं, साथ ही साथ हमारा ये फ़ोकस होता है कि वो कब जल्दी से ठीक हो और अपना काम करे। हम लोग चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी अपना काम करे। सो इस तरह से उनकी रिकवरी मतलब आपको टोटली खुद के ऊपर डिपेंड नहीं करवाना है, उन्हें अपनी रिकवरी जितना जल्दी-जल्दी हो सके और अपने काम को परफ़ॉर्म कर सके। सो 2 ही डेफिनिशन है, पहला तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी वो बोली कि नेचर का यूज़ करके नर्सेस का ये काम है कि ऐसा एनवायरनमेंट दो ताकि नेचर उनके ऊपर काम करे और वो जल्दी से ठीक हो सके। नेक्स्ट ये वर्जीनिया हैंसन, इनका बहुत जो आप करते हो, आपका काम है जब पेशेंट खुद से नहीं मतलब पेशेंट तो है ही कि उनकी डिसेबिलिटी हुई है, वो काम नहीं कर पा रहे तभी आया है आपके पास, तो उनको उस टाइम पे थोड़ा सहायता दो सब मतलब और आपका ये कोशिश हो कि वो जल्दी-जल्दी रिकवर हो जाए, यही हमारा मेनली काम होता है। ये पता है इनका काम ये बहुत सारी चीज़ों पे ये बहुत अच्छे से काम किया अमेरिकन नर्स थी। तो अभी इनके बारे में तो डिस्कस नहीं करेंगे, एग्ज़ाम में नहीं आता है, आगे कभी आया तो देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक आपको जानना था, तो जब भी नर्सिंग की बात किया जाए तो नर्स का क्या डेफ़िनेशन है वो जानोगे ना, तो क्योंकि आपके सिलेबस में कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानना है और कैरेक्टरिस्टिक का ऐसे 16 पॉइंट होता है। अब ऑफ कोर्स वन शॉट है और रैपिड रिवीजन चल रहा है, तो उतना तो नहीं देखेंगे लेकिन कभी भी नर्सेस का से लेकर कोई भी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिले आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, तो ये ज़रूर लिखना, बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है। इसको आप डिफाइन मतलब आगे का नहीं लिखना बट इसका फुल फॉर्म लिखना, एन से होता है। नर्स का अगर आप देखते हो, नर्स के अंदर ही कैरेक्टरिस्टिक छुपी होती है। सो एन का मतलब है नोबेलिटी, नोबेलिटी का मतलब क्या होता है? ग्रेटनेस। अब बोलोगे कि हैं? नर्सिंग मतलब आप तो नहीं बोलोगे, लोग बोलेंगे नर्सिंग ग्रेट, कहाँ से? मतलब क्या करते हो तुम लोग? तो उनको बता देना कि ग्रेटनेस का मतलब तुम पहले डिफाइन कर दो, फिर मैं बताती हूँ कि नर्सिंग कैसे नर्सेस ग्रेट होती है। ग्रेट किसे बोला जाता है? नेशन के लिए सर्व कर रहा है, सेल्फलेस केयर देना। अगर फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बात किया जाए ना या फिर आज भी नर्सेस फैमिली को छोड़कर नाइट में भी जाती हैं, उनकी भी फैमिली होती है, तो क्यों जाती है भाई? तुम्हें केयर देने के लिए। और बोलोगे कि पैसा देते हैं, तो भाई पैसा ज़िंदगी खाने के लिए चाहिए, खाने-पीने कितना ही दे लेते हो और काम करेगा तो पैसा तो मिलेगा। लेकिन हम लोग कर रहे हैं ना, पैसा तो बात की बात है, दे रहे हैं, सेल्फलेस लव देते हैं, बिना सोए तुम्हें केयर दे रहे हैं, तो ये ग्रेटनेस नहीं है तो और क्या है? सो क्यों बोला जा रहा है नोबेलिटी? क्योंकि रिप्रेजेंटिंग द ग्रेटनेस एंड हाई मोरल स्टैंडिंग द प्रोफेशन, इसके अंदर बहुत ही मतलब लोगों के लिए बहुत दया होती है। और मैं ये बोलूँगी कि लोग चाहे जो भी बोलो उनको चिल्लाने के बजाय आप एक नर्स हो तो आप अपने अंदर ये बिल्ड करना कि हमेशा लोगों के लिए मन में सिम्पैथी रखना, छोड़ दो जिसको जो बोलना है बोलने दो। हमारा ये नेचर होना चाहिए, ये कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। इनसे तो हम लोग नोबेलिटी देख लिए। यूज़ से अंडरस्ट ये यूज़फुलनेस, बीइंग सर्विस टू ऑल पीपल, हम लोग यूज़फुलनेस से भाई कहीं कोई कुछ भी रह ले, कोरोना में सब घर था, कहीं भी कुछ भी चल रहा है तो हमारा प्रोफ़ेशन तो काम देता है, लोगों के लिए काम करता है, लोगों को सर्विस देता है। आर्ट्स एंड नर्सेस के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हैविंग द ड्यूटी एंड ऑनरशिप ऑफ वंस प्रोफेशनल टास्क, अपने टास्क के लिए देखोगे नर्सिंग ऑटोनॉमी बोला जाता है कि अरे सब तो तुम्हें ऑर्डर देता है डॉक्टर, नहीं भैया, इसीलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है ताकि उन लोगों को जवाब दे सको। हमारा रोल आईएनसी बनाता है जो कि नर्सेस के लिए एसोसिएशन है।
आप वार्ड में काम करते हो, आपकी जो जो भी वहाँ की वार्ड सिस्टर या फिर जो भी वहाँ की मेन है देखने वाली, वो आपको काम डिवाइड करके देती है कि आपको ये करना है। सो ये आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, आपको अपने काम के लेकर सिंप्लिसिटी तो होती ही होती है। मेंटेनिंग द मॉडेस्ट एंड नीट अपीयरेंस, जैसे कि हेयर टाइट रखना एंड सिंपल अटायर रखना। देखो इसको लेकर ना मैं इंस्टाग्राम पे भाई एक एक का तो मैंने वीडियो देखा कि ऐसा था फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, अगर आप इस जन्म में आप मुझे मिल जाते तो मैं आपसे पूछती कि आप तो असाइनमेंट छोड़ के चले गए हो और मुझे बनाना पड़ रहा है। अरे जो तुम ऐसा बोल रहे हो, मैंने मतलब मैं सोच रही हूँ कि ऐसा कैसे लोग रील्स के चक्कर में कर सकते हैं यार। उन्होंने क्यों बोला था आपको ये असाइनमेंट बनाने? भले असाइनमेंट का आज मतलब अलग निकालिएगा, वो बात की बात है, लेकिन कभी असाइनमेंट को डीप से सोचकर देखना वो आपको क्या बताना चाहती थी। अब सिंपलिसिटी आज यही होता है कि डॉक्टर्स बाल खोल कर आ रहे हैं, नर्सेस क्यों टाई करके रखे, हम लोग क्यों सिंपलिसिटी में रहे। देखो इसके लिए तो ज्यादा नहीं बोलूंगी, उन देखो उस टाइम पे वही था कि आर्मी के पास गई थी, उतना हेक्टिक शेड्यूल था, उनको वुंड हो रखी थी, तो बाल उसमें ना चला जाए, हम मतलब साफ रहे, ये रहे। बट हर जगह पे यही अप्लाई करना, आप अपना ओपिनियन देना कि डॉक्टर जनरल वार्ड में खोलकर आ सकते हैं, नर्सेस नहीं आ सकती, तो पर्सनल ओपिनियन मानूं तो वहां पे मुझे भी बुरा लगता है। बट इट्स ओके, हम लोग उस पे ना ध्यान दे तो ही अच्छा है। बहुत लोग इसके ऊपर सवाल उठाए हैं कि भाई हर टाइम पे हम लोग मतलब इसके ऊपर सवाल उठा दिया जाए, ये क्या बात हुई। ठीक है, ऑपरेशन थिएटर में हम लोग भी बाल ये करके ही जाएंगे, लेकिन हर समय ही रखना है। आपको अभी भी कॉलेज में बताया जा रहा होगा, क्योंकि ताकि आप आगे चल के इस चीजों को में ये हो जाओ कि हाँ हमें बाल टाई रखना है। बट क्यों इसके ऊपर मैं जोर दे रही हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मेरे टीचर थे, 10 बार उनका सिलेक्शन हुआ था, उस ये बात पे बोलते थे कि मतलब वो मेल थे, मेल टीचर थे, तो वो था कि उनको भी कैप हमेशा लगाए रहता रखना पड़ता था। वहीं पे डॉक्टर आ रही है जा रही है, मतलब जनरल वार्ड पे भी करो तो क्यों ऐसा। तो मुझे भी थोड़ा सा लगा था, बट ठीक है, मतलब हमें करना होता है, सिंप्लिसिटी दिखाना होता है ताकि आप अच्छे से काम कर सको। इससे इफिशियंसी आपके अंदर होना चाहिए, ये कंप्लीट मतलब कोई भी काम हो क्षमता होनी चाहिए करने की। तो इस तरह से आपको नर्स का याद रखना है, कुछ नहीं। एन से इनोबेलिटी, यू से यूजफुलनेस, आर से रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमारा एस से सिंप्लिसिटी एंड ई से इफिशियंसी होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फंक्शन ऑफ नर्स, आपका क्या क्या काम है। तो केयर गिवर हमारा प्राइमरी रोल होता है। अब हमसे जो भी पूछते हो ना कमेंट में, या फिर जो लोग नर्सिंग में आ गए हैं वो तो नहीं पूछते, जो बेसिकली एंट्रेंस एग्जाम ये सब दे रहे हैं उनका रहता है कि दीदू क्या क्या काम होती है, या फिर आपसे कोई पूछ ले कि एक नर्स का क्या काम होता है, तो अब झट से ये सारा बोल देना। केयर गिवर हमारा प्राइमरी रोल है, हम लोग पेशेंट को केयर देते हैं। कम्युनिकेटर बात करता है, उसके दिल में घुस के उसका सारा बात निकाल लेके। टीचर की तरह भी काम करती है, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अभी किसी को पढ़ाओगे, टीचर की तरह भी। और पेशेंट को बताना, ये एजुकेशन देना, उनकी फैमिली को देना, तो टीचर जैसा भी काम होता है। क्लाइंट का एडवोकेट, मतलब क्लाइंट का जो भी एडवोकेसी नहीं समझ में आती तो देखो इसको बहुत सारी चीजों से ले सकते हो कि पेशेंट का जितना भी राइट है उसे मिलना चाहिए। एक इंसान का जो अधिकार है, पेशेंट का अपना राइट होता है, ये आप नर्सिंग फाउंडेशन में, नर्सिंग फाउंडेशन 2 के लास्ट में पढ़ोगे। सो वहां पे जो जो उसका राइट है वो आपका काम है, देखभाल करोगे उसको, टाइम पे मेडिसिन मिलना चाहिए, ये डायग्नोसिस, जो जो चीजें केयर मिलना चाहिए, बेड अच्छा मिलना चाहिए। ये हॉस्पिटल का मैनेजमेंट नहीं दे रहा तो आप उसके लिए लड़ोगे और उसको दिलवाओगे, तो ये उसका काम है। नेक्स्ट मतलब हमारा काम है। और एडवोकेसी में ये भी आता है कि आप डेटा बनाते हो, कभी भी अगर लॉ से रिलेटेड बातें आ जाती है तो आपका भी रोल होता है, आपको भी उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो इस तरह से हमारा क्लाइंट एडवोकेट की तरह भी हमें काम करना पड़ता है। काउंसलर की तरह भी काम करते हैं, काउंसलिंग देते हैं। और कभी वो पेशेंट स्ट्रेस में तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो हमारा, मतलब कहीं भी लिखने की बात आए ना तो नर्सेस का रोल, आप क्या लिखते हो, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, हाँ देते हो, अगर समय उसे समझाना तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट ही तो होता है। तो ये बात हो गई। लीडर है, मैनेजर की तरह भी काम करते हैं। अभी ये क्या बात हुई है, कौन सा नर्स किसी को देखा है दीदू की वो मैनेजर बन चुकी है हॉस्पिटल की? अरे नहीं बाबा, जैसे कि आपके सीनियर जो होंगे, आप वहां पे जाओगे तो वो मैनेज करती है ना कि हमारी नर्सेस किस वार्ड में क्या काम करेगी। तो ये हमारा लीडर है मैनेजर की। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का भी देखो ना, तो वो उस वहां पे बहुत सारी नर्सेस गई थी, लेकिन वो लीडर बन के गई थी, मीन्स की एक
होगी जो कि पूरा वार्ड को देखेगी, उनका वही काम होता है। रिसर्चर की तरह भी काम करती है, आज रिसर्च में भी काम कर रही है। और रिसर्चर की तरह कैसे काम करती है, देखो असली काम तो आप हॉस्पिटल में रिसर्चर की तरह ही आपका होता है। हर बात में डॉक्यूमेंटेशन क्या है, ताकि आप डेटा कलेक्ट करके रख सको, जो आपने मेडिसिन दिया वो कैसे काम कर रहा है, क्या उससे एडवर्स इफेक्ट कैसे जान पाते हो, इसे तो जान पाते हो। साथ ही साथ बात आती है कि और कैसे रिसर्चर की तरह, तो कितना यूरिनेशन आया, इस पेशेंट का किडनी फेलियर है तो क्या-क्या चीज़ें हो रही है, तो ये सब सब रिसर्च में काम आता है। तो रिसर्चर की तरह तो इसमें कोई किसी को शक नहीं होगा, और क्योंकि मैं समझा चुकी हूँ और इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वैसे नोट्स में भी अवेलेबल है और अच्छे से भी मैं लिख के लाई थी। एक बार इन सब का भी ये कर दी हूँ मैं, देख लेना आप। और जो-जो बताई हूँ बस वही चीज़ें लिखी हुई है। नेक्स्ट, नर्सिंग एज़ अ प्रोफेशन। अब तक हमने क्या देखा? हिस्ट्री, देन फ्लोरेंस नाइटिंगेल, हिस्ट्री में उनका नाम आना बहुत ज़रूरी है, तो वो देखें। देन नर्सिंग का डेफिनेशन, फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स सब देखने के बाद अब हम लोग देख लेते हैं नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। और अलर्ट मैं कर देती हूँ, ये 5 मार्क्स में हमेशा आया हुआ क्वेश्चन है। आप मेरे नोट्स के पीवाईक्यू में, जो कि सेमेस्टर पेपर वाले हैं, देख सकते हो। तो नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, नर्सिंग कोर्स को प्रोफेशनल बोला जाता है। तो इसका क्या मतलब, जस्ट अ सेकंड, क्योंकि मेरा बैटरी का, हाँ ठीक है। सो इसका क्या मतलब है, वो एक प्रोफेशन क्यों इसे बोला जा रहा है, तो इसके अंदर वही देखते हैं कि क्यों इसे प्रोफेशन बोला जा रहा है, प्रोफेशन का क्या काम है वो पूरा करती है नर्सेस की नहीं। सो nursing is a professional is defined as occupational and ethical component that devoted promotion and human and social welfare के लिए। सबसे पहले तो कोई किसी को तभी प्रोफेशन बोला जाएगा जब वो ये देखा जाए कि समाज के लिए डिवोटेड है कि नहीं, पूरा काम समाज के लिए कर रहा है कि नहीं। तो ऑफकोर्स नर्सेस करती है समाज के लिए ही, ह्यूमन के लिए ही, उनके वेलफेयर के लिए, प्रमोशन के लिए। तो इस तरह से ये नर्सिंग एक प्रोफेशन है, इसीलिए इसे एक प्रोफेशनल कोर्स में डाला गया है। इट इज कंसिडर एज नोबल प्रोफेशन। नोबल प्रोफेशन इसे माना गया क्योंकि ग्रेटनेस इसमें है कमिटमेंट टू सर्विस अदर, सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए जीना, दूसरों को केयर देना। सो ये बेसिकली यही है कि मतलब इस किसी भी प्रोफेशन में और क्या आपको चाहिए, प्रोफेशन कब बोलोगे, जब हमारे समाज के लिए वो अच्छा काम कर रहा हो। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है नर्सिंग। देन नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर बहुत सारा लिखना होगा क्योंकि आता है, जैसा कि मैं बताऊँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशन, मतलब प्रोफेशन का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो वो हमेशा सीखते रहना, उसके अंदर नॉलेज होना चाहिए, सर्विस ओरिएंटेड होना चाहिए। तो नर्सिस के अंदर भी होती है। टू बी रिकॉग्नाइज एज अ फॉर्मल प्रोफेशन, नर्सिंग सेटिस्फाई 5 इसेंशियल क्राइटेरिया, जो कि उसे प्रोफेशन बनाता है एक अच्छा प्रोफेशन। सबसे पहले तो बॉडी ऑफ नॉलेज। ये क्या है, नर्सिंग प्रैक्टिस डायरेक्टेड बाय अ स्पेसिफिक बॉडी नॉलेज, ये गेन थ्रू फॉर्मल एजुकेशन एंड ऑनगोइंग रिसर्च। आप हमेशा सीखते हो। 4 साल की तो ट्रेनिंग सिर्फ ये है, बोलते हैं ना कि मूवी का सिर्फ पहला सीन है, बाकी तो पूरा फिल्म बाकी ही रहता है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। आप जीवन भर सीखते हो, हर चीज सीखते हो, रिसर्च में भी आप काम करते हो। सर्विस ओरिएंटेड है, द फील्ड है लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन प्रोवाइडिंग सेल्फलेस सर्विस इंडिविजुअल है, तो बहुत बार बात हो चुकी, नर्सिंग का काम ही यही है। ऑनगोइंग रिसर्च, देयर इज ये कॉन्टिन्यूअस फोकस रिसर्च प्रैक्टिस रिलेटेड इस एंड इनहांस प्रैक्टिस के हमेशा नर्सेस के अंदर क्या, अब शुरू से अभी नर्सिंग फाउंडेशन का, नर्सिंग फाउंडेशन 2 में लास्ट यूनिट देखना, वहां पे देखोगे कि किस तरह से हर बार रिसर्च जो करते हैं वो अपना डेफिनेशन दे सकते हैं, वो क्या और केयर में और कैसे इंप्रूवमेंट लाना है, ये सब देखते हैं वहां पे। 5 है तो ये हमारा 4, मतलब थ्योरी हम लोग देख लिए। कोड ऑफ एथिक्स हमारा ये है 4। सो कोड ऑफ एथिक्स का मतलब क्या है, देखो कोई भी प्रोफेशन के लिए ना क्या सही है क्या सही गलत है उन्हें पता होना चाहिए। सो नर्सिंग एज ये डेवलप इट आउन कोड ऑफ एथिक्स। अभी कोड ऑफ एथिक्स देखेंगे नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, और कोड ऑफ एथिक्स बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है, तो ध्यान दीजिएगा और अटेंशन आपका चाहिए जिनका एग्जाम है। इट्स आउन कोड ऑफ एथिक्स मॉनिटर एंड गाइड द प्रोफेशनल बिहेवियर एंड मोरल कंडक्ट इट्स मेंबर। ये इसके नर्सिंग के अंदर कूट कूट के होता है, अभी नहीं समझोगे तो देखो कोड ऑफ एथिक्स का मतलब बस इतना समझ लो कि किसी भी प्रोफेशन में ये बाउंड्री होना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है, और ये हमारे अंदर बहुत अच्छे से होती है। कोड ऑफ एथिक्स पूरा टॉपिक है, देखेंगे। तो कोड ऑफ एथिक्स किसी प्रोफेशन में होना चाहिए जो कि नर्सिंग में है, तो ये भी क्राइटेरिया पूरा कर लिया। ऑटोनॉमी, मतलब तब प्रोफेशन बोलोगे जब उसकी ऑटोनॉमी हो, और ये बात पे बहुत भयंकर होती है ऑटोनॉमी। नर्सेस को तो डॉक्टर जो बोलते हैं, डॉक्टर के सिस्टर, भाई डॉक्टर के अंदर हम लोग काम नहीं करते, बताओ
लोगों को जो लोग ये समाज मतलब सोसाइटी में बोलते हैं, इट इज सेल्फ रेगुलेट ये रेगुलेटिंग एंड इंडिपेंडेंट प्रोफेशन सेट ऑन स्टैंडर्ड, अपना स्टैंडर्ड हमारा खुद का होता है। इन इंडिया, अगर इंडिया में बात करें तो कौन इसके देखता है, तो जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल आईएनसी है वो मेंटेन करता है यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर द ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस, क्या काम करना है ये सेट करता है, ना कि मेरे लिए कोई और। तो ऑटोनॉमी भी इसके अंदर, ये भी क्राइटेरिया पूरा कर लिया। तो इस तरह से ये 5 क्राइटेरिया प्रोफेशन में ये होना चाहिए, जो कि ये नॉलेज इसके अंदर है, सर्विस देता है सोसाइटी को, हमेशा रिसर्च चलती रहती है, इंप्रूवमेंट आती रहती है, क्या करना है क्या नहीं करना, कोड ऑफ इथिक्स इसके अंदर है, ऑटोनॉमी भी है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए नर्सिंग प्रोफेशन का, तो होलिस्टिक क्या कैरेक्टरिस्टिक है इस प्रोफेशन का, तो सबसे पहले तो होलिस्टिक एंड क्यूरेटिव केयर देती है। केयरिंग इसका नेचर होता है। होलिस्टिक का मतलब क्या है कि साइकोलॉजिकल हो, मतलब जो भी पेशेंट को चाहिए सब मिल जाते, हम लोग देते हैं, सबके ऊपर काम रहता है हमारा। उनके स्पिरिचुअलिटी से लेकर उनकी जो भी साइकोलॉजिकल फिजिकल सारा नीड हम लोग पूरा करते हैं। केयरिंग नेचर तो हमारा है, नर्स का तो मतलब यही होता है। कमिटमेंट टू ऑल, कमिटेड टू प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज सर्विस एंड एवरीवन विदाउट मतलब जज, हम लोग ऐसा कुछ मतलब हमारा कमिटमेंट, जो भी करते हैं काम अच्छे से करते हैं। डायरेक्ट इंट्रैक्शन होता है, इन्वॉल्व द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पर्सन रिसीविंग केयर रिगार्ड्स देयर कंडीशन, ये डायरेक्ट पेशेंट को केयर देना। हेल्थ प्रोमोशन में हमारा ये है, ये हमारा तो काम ही यही है, ताकि पूरा मतलब सिर्फ केयर ही थोड़ी देते हैं, एजुकेशन भी देते हैं। तो इस तरह से हेल्थ को भी हम लोग प्रमोट करते हैं। ये यूनिट 1 का टॉपिक है, जिन्हें ना समझ में आए, यूनिट 3 चल रहा है रैपिड रिवीजन का, तो आप देख सकते हो। टेक्निकल एंड थ्योरेटिकल बैलेंस, द प्रोफेशन बहुत प्रैक्टिस थ्योरेटिकल रिक्वायरिंग हाईली स्पेशलाइज्ड स्किल एंड एकेडमिक नॉलेज। तो सब में मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें पढ़ाया जा रहा है, हम लोग पढ़ते हैं, देन ड्यूटी होता है, तो दोनों बैलेंस करके, सिर्फ थ्योरी नहीं, नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट के साथ हमें काम करना होता है ना। नेक्स्ट आता है ये प्रोफेशनल एडवोकेसी, नर्सेस इन्वॉल्व एथिकल लीगल एंड पॉलिटिकल इशू, मतलब यही एडवोकेसी का भी काम, पहले भी मैं बताई कि कैसे एडवोकेट की तरह आप काम करते हो। तो एथिकल लीगल कोई भी पॉलिटिकल इशू हो तो आपका इसमें इन्वॉल्व होना जरूरी होता है। तो इस तरह से हमारा एडवोकेसी का भी काम होता है। बहुत लोगों की इसमें कंफ्यूजन भी होती है, लेकिन आई होप कि अब से नहीं रहेगा। अब हम लोग देखेंगे नर्सिंग एज ए प्रोफेशन में क्या देखें, कि प्रोफेशन क्यों बोला जा रहा है। देन एक प्रोफेशन का क्राइटेरिया पूरा करा, नॉलेज होना चाहिए, रिसर्च एंड केयरिंग नेचर, ऑटोनॉमी, ये सब चीजें पूरा किया। देन क्या कैरेक्टरिस्टिक थी वो हम लोग देखें, जो था वही फिर से बातें आ रही थी, कि केयर देना, कमिटमेंट टू ऑल, डायरेक्ट इंट्रैक्शन, पेशेंट को हम लोग मतलब केयर देते हैं, तो ये सारी चीजें थी। अब इंपॉर्टेंट है कोड ऑफ एथिक्स, इसके बाद लास्ट हो जाएगा यूनिट, तो बहुत जल्दी आप जानने वाले हो। सो कोड ऑफ एथिक्स का मतलब क्या है, द कोड ऑफ एथिक्स द प्रोफेशनल, कोड ऑफ एथिक्स हर प्रोफेशन के लिए होता है। कोई आईएएस बन रहा है कुछ भी, तो उसका क्या आपको करना है, जैसे कि घूस ये सब नहीं लेना। तो हम लोग कभी घूस, अगर आपको गलती से भी पता है, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं हॉस्पिटल गई थी, मतलब हमारा तो काम ही है कि हम लोग अपना बेस्ट देते हैं। तो पेशेंट मतलब मेरे साथ तो पहली बार हुई है, मैंने पहले सुना था, और वो हुआ था कि बार बार वो ना, मतलब उसका जो अटेंडर था, कभी चाय लेकर आ रहा है, कभी नाश्ता लेकर आ रहा है, मतलब आप ही किए हो, आप ही ठीक किए हो, ये ले लो। हम मतलब ये हम लोग बहुत सारे थे, बोले कि भैया हम लोग यही हमारा काम है, हम लोग खुद पैसे मिलती है, हम लोग को पैसे नहीं चाहिए, आप खुद पेशेंट के लिए करो, आपसे मैं क्या पैसे लूं, आपकी तो हालत ऐसे ही खराब है, और क्यों हमें पैसे देना, हमारा काम है ये, हम लोग आप ही के लिए काम करते हैं। तो ये चीजें मतलब ये आपको कभी नहीं करना, मतलब कोई कितना भी कुछ दे, नहीं, हम लोग सेवा के बदले अगर पैसे आपसे तो नहीं लूंगा, सरकार दे रही है वो खाने पीने के लिए, वो सही है, हॉस्पिटल दे रही है वो सही है, लेकिन किसी और से नहीं लेना, घूस लेकर काम नहीं करना होता है। पेशेंट का हर बात ये उनको प्राइवेसी देना, ये सब कोड ऑफ एथिक्स में आता है। सो द कोड ऑफ ethics of profession conduct for the nursing provide framework that define expected behavior and responsibility nursing profession, कि क्या उनके स्टैंडर्ड होना चाहिए, इसके अंदर फ्रेमवर्क है। डिराइव फ्रॉम, अगर देखोगे कि ये इथिक्स का मतलब क्या है, तो ये ग्रीक वर्ड से आया है इथॉस, जिसका मीनिंग होता है कस्टमर कैरेक्टर, आपकी नेचर कैसी होनी चाहिए, आपके अंदर आपकी क्या कैरेक्टर है। सो कैरेक्टरलेस कभी नहीं बनना। ethics in healthcare, प्रोफेशनल अंडरस्टैंड द डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर, ये इस जो मतलब बता रहा है कि जो इथिक्स है वो इथॉस वर्ड से आया है, जो कि कैरेक्टर को बताता है। ये हेल्थ केयर में देखें तो मतलब ये आपको कोड ऑफ एथिक्स के थ्रू ही आप जानते हो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं, आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। पर्पस देखें अगर कोड ऑफ एथिक्स का, तो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग फॉर्मल कोड इंक्लूड, इसमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव
ये तो हमारा मेन टॉपिक है, आप कंफ्यूज हो गए, इस पॉइंट को काटना और यहाँ से पॉइंट स्टार्ट होता है। क्या क्या है कोड ऑफ एथिक्स का पर्पस अगर देखें तो प्रोवाइडिंग जनरल गाइडलाइन फॉर प्रोफेशनल प्रैक्टिस। जैसा कि मैं बताई कि प्रोफेशन में कोड ऑफ एथिक्स जो भी प्रोफेशन है सब में कोड ऑफ एथिक्स आएगा, तो इसका क्या पर्पस होता है। सो ये बताता है, गाइडलाइन देता है कि प्रोफेशनल प्रैक्टिस जनरल आपका कैसा होना चाहिए। आगे बताऊंगी जो भी आप काम करते हो क्या क्या आपके अंदर आएगा वो बता दूंगी मैं, कंफ्यूज मत होना। हेल्पिंग नर्सेज डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। अगर नर्सिंग में देखें कोड ऑफ एथिक्स का क्या पर्पस है, तो नर्स को बताना कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत पहले तो समझोगे। इसलिए बोला जाता है कि सिर्फ सही नहीं जानना है, गलत भी जानना है, ताकि आपको ये पता हो कि ये गलत है तो उस चीज को आप छोड़ो, तो समझदारी लाया जाए। हेल्पिंग नर्स डिस्टिंग्विश देख लिया हम लोग, इन एबलिंग नर्सेस टू मेक करेक्ट एंड इथिकल डिसीजन। और जब आप जानोगे तब आप सही डिसीजन ले पाओगे। प्रोटेक्टिंग द राइट इंडिविजुअल रिसीविंग। कोड ऑफ एथिक्स का ये भी पर्पस है कि जब आप सही गलत जानोगे तो पेशेंट के साथ भी, क्योंकि आप ही रहते हो उस इंडिविजुअल जो पेशेंट बन के आया है उसके साथ आप ही रहते हो, तो उसके साथ कुछ आप गलत ना होने दो। प्रिंसिपल मतलब कोड ऑफ एथिक्स का देखें नर्सिंग के अंदर कि मतलब आपको क्या ध्यान में रखना है। तो जस्टिस, हमेशा लोगों के साथ जस्टिस, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे भाई है, एक मतलब आपके फैमिली से है तो उससे केयर दोगे दूसरा को नहीं दोगे, नहीं भाई, न्याय करना है, सबके साथ न्याय करना है, सबके साथ एक जैसा केयर देना, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो। ऑटोनॉमी होना, बेनिफिट्स, इस सब के बारे में देखेंगे। ये मतलब सब गुण होना चाहिए। अब क्योंकि ये थोड़ा वर्ड आपको ये लगेगा तो मैं समझा देती हूँ कि इसका क्या मतलब है। जस्ट अ सेकेंड, स्लाइड निकलने दो। सो की एलिमेंट कोड ऑफ एथिक्स ये भी देखेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल देख लेते हैं। जस्टिस का मतलब क्या है, ट्रीटिंग एवरी पर्सन इक्वली एंड प्रोवाइडिंग केयर विदाउट बायस। कभी भी आपको नहीं करना है ये कि वो किस धर्म का है, हमेशा आपको इक्वली केयर देना है। ऑटोनॉमी होना चाहिए। रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल राइट एंड देमसेल्फ टू लेवल ऑफ देयर कैपेसिटी, मतलब जितना जल्द से जल्द उन्हें काम करने की कैपेसिटी। और साथ ही साथ ऑटोनॉमी का मतलब ये भी होता है कि जो उनका राइट है, जैसे कि वो मेडिसिन नहीं लेना चाहती, कैलमा नहीं लगाना चाहती, तो जब तक उनकी ना हो कि हम मेडिसिन लेंगे तब तक आपको जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। ऑटोनॉमी उनका हक है, तो इस चीज को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। कोड ऑफ एथिक्स के अंदर आता है। बेनिफिशियंस इंश्योरिंग, मतलब सबके लिए वो काम करना। टेकन प्रॉमिट गुड फॉर द पेशेंट, पेशेंट के लिए काम करना सबके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। उनके हेल्थ के लिए आपका सारा एक्शन उन्हीं के लिए होना चाहिए, उनके बेनिफिशियरी के लिए होना चाहिए, बेनिफिट के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट आता है नन मान। इसका मतलब क्या है, द फाउंडेशनल ड्यूटी टू डू, किसी को आपको हार्म नहीं करना है। नेक्स्ट आता है इंटीग्रिटी एंड वेरासिटी, मेंटेनिंग ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट टेलिंग फॉर्म बेसिस म्यूचुअल ट्रस्ट। आपको कभी भी आप झूठ प्रॉमिस नहीं करोगे कि आप ठीक हो जाओगे जबकि उसकी हालत बहुत खराब है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको सच्चा बनकर उसके सामने रहना है। ये विश्वास होता है। फाइडेलिटी का मतलब बीइंग लोयल एंड कीपिंग वंस प्रमोशन फॉर प्रोफेशनल कमिटमेंट। आपको जो मतलब जो भी उसके साथ प्रॉमिस करोगे, लॉयल हमेशा रहना है उसके साथ। ये वर्ड्स है, वर्ड का मीनिंग जानते हो, सबका मीनिंग तो बिल्कुल नहीं ध्यान रखना, बस इस वर्ड को ध्यान रख लेना इस चार्ट से, और इस तरह से पहले अच्छे से लिखना। एग्जाम की अगर बात करें तो एग्जाम में आता है, और फिर जो जो आपको याद रहे इसका मतलब क्या है वही हमारा काम है, वही हमारा कोड ऑफ एथिक्स के अंदर आता है। अब देखो एक और पॉइंट है, कोड ऑफ एथिक्स क्योंकि आता है 5 मार्क्स में, तो ये लास्ट टॉपिक है कि कोड ऑफ एथिक्स जब आए ना तो इसके अंदर ये भी देखना होता है कि आप अपने रिलेशनशिप के बारे में जान पाते हो कि किसके साथ आपका रिलेशनशिप का क्या होना चाहिए। ये भी आपको कोड ऑफ एथिक्स के अंदर बताया गया, स्ट्रक्चर्ड है। इसमें बोलता है नर्सेस का पीपल के साथ क्या रिलेशनशिप होना चाहिए। तो आपका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोज हु रिक्वायर नर्सिंग केयर, रिस्पेक्टिंग देयर बिलीव एंड वैल्यू। एक नर्स है, आपका और रिलेशनशिप किसके साथ होगा, तो पहला तो कि पीपल के साथ होता है जो पेशेंट बन के आपके पास आता है, तो उनको हमेशा केयर देना है, रिस्पेक्ट करना है उनको, चाहे वो किसी भी कंडीशन में है। ऐसा नहीं कि वो मर रहा है तो भाई उसको ये कर दो, नहीं, गलियाना वलियाना नहीं है, उन्हें रिस्पेक्ट देना, ये कोड ऑफ एथिक्स में आता है। नेक्स्ट है आप प्रैक्टिस के साथ आपका क्या होना चाहिए। आपकी कोड ऑफ एथिक्स क्या बोलता है कि आप कैसा, नर्सेस का प्रैक्टिस कैसा होना चाहिए। तो मेंटेन हाई स्टैंडर्ड नर्सिंग केयर, अपहोल्ड प्रोफेशनल डिग्निटी। आपको मेंटेन करके रखना है, ये नहीं कि कभी कोई पैसे दे रहा है तो उसे ले लो भैया, कभी नहीं। नेक्स्ट आता है सोसाइटी के साथ आपका क्या है। तो इनिशिएटिव, सपोर्ट, एक्टिविटी, प्रमोट हेल्थ नीड एंड पब्लिक, हमेशा उनके भलाई के लिए काम करना, ये कोड ऑफ एथिक्स आपका बोलता है। नर्सेस का कोवर्कर के साथ क्या काम है, तो हमेशा कोऑपरेशन बना के रखना है, चाहे वो डॉक्टर हो, हाउसकीपर हो, सबके साथ
अच्छे से मिल-जुल के काम करना है, तभी मेडिकल केयर अच्छी मिल पाती है पेशेंट को। नर्सेस प्रोफ़ेशन के साथ आपका क्या रोल होना चाहिए? तो डिटरमाइन इम्प्लीमेंटिंग डिज़ायरेबल स्टैंडर्ड, आपका एक सेट हो, ये नहीं कि आप किसी के साथ बात बना रहे हो, नहीं। मतलब आपका एक स्टैंडर्ड हो, जो आपका केयर देने का काम है, वो देते हो। कभी भी किसी से मतलब बस कोड ऑफ एथिक्स के अंदर यही तो आता है कि गलत काम आपको नहीं करना, अपने स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है। प्रैक्टिस एंड एजुकेशन, ये हमेशा आपको सीखते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। तो ये कोड ऑफ एथिक्स में आता है। कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर मैं वीडियो भी डाली हूँ अलग से, देखना चाहते हो देख लो, लेकिन इतना ही था कि आपको क्या करना है क्या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और लगता है कि इस चैनल से हमें कुछ हेल्प मिलेगी तो प्लीज सपोर्ट मी, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर इसका नोट्स चाहिए जो कि 80-20 का रूल फॉलो करता है, सबसे पहले तो अगर टाइम बहुत ज्यादा है तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस से आप पढ़ सकते हो। 80-20 का रूल, 20% वैसे क्वेश्चन जिससे आप 80% मार्क्स ला सकते हो। ये क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? तो पीवाईक्यू से। सो 10 ईयर पीवाईक्यू है, टाइम भी आप मैनेज कर सकते हो। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।